चैप्टर स्टार्ट होता है तुम्हारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगति। हाँ जी, केमिकल काइनेटिक कहते हैं इसे, रासायनिक बलगति। और हेडिंग भी वही है, रासायनिक बलगति, हेडिंग भी यही है और इस हेडिंग में लिखेंगे। हाँ जी, हाँ अभी बताएंगे, वही बता रहा हूँ। देखो पहले रासायनिक बलगति में हेडिंग भी वही है जो चैप्टर का नाम है। इसमें लिखेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा, अभी ये पानी पी के नहीं आएगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग कोमा उसकी गति, कोमा उसकी गति, कोमा उसे प्रभावित करने वाले कारकों, उसे प्रभावित होने वाले कारकों आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है। आदि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगति कहलाती है। रासायनिक बलगति कहलाती है। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, अगला हेडिंग, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। का वेग या अभिक्रिया की दर। अब देखो भाई जरा इधर एक मिनट देख लो। दरअसल अब हम ना धीरे धीरे ओरिजिनल केमिस्ट्री की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं, अभी पूरे नहीं पहुँचे हैं। ओरिजिनल केमिस्ट्री क्या होती है कि ये अभी फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है, इसके बाद अभी एक चैप्टर और है, उसके बाद हम धीरे धीरे सही केमिस्ट्री में चले जाएंगे जो ओरिजिनल केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री सही मायनों में होती है जिसमें सवाल वाल न्यूमेरिकल वगैरह नहीं होते, उसमें सिर्फ अभिक्रियाएँ और चैप्टर वगैरह थ्योरी अभिक्रियाएँ कुछ इस तरीके के टॉपिक होते हैं। ऐसे इसमें ये न्यूमेरिकल का पूरी केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद तुम्हें इस चैप्टर के बाद में छठा पाँचवा छठा चैप्टर जो भी आएंगे उसमें किसी में तुम्हें 1 नंबर का न्यूमेरिकल भी नहीं मिलेगा, 16 चैप्टर तक कुछ नहीं आएगा। उसके बाद सिर्फ अभिक्रिया थ्योरी अभिक्रिया ऐसे चलते रहेंगे। अभिक्रिया के वेग की बात करते हैं हम। देखो इधर, अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक बलगति क्या होता है? बलगति या कोई बल लगाकर हम किसी चीज़ को कैसे गति दे सकते हैं, वो है क्या है। देखो परिभाषा या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो याद रखना कोई रासायनिक अभिक्रिया जब होती है कि ए है बी है और आपस में इन्हें मिलाया और कोई सी बन गया, तो यह हवा में नहीं हो जाता है सही कि यार भाई इसे डालो उसे डालो और ये मिलकर कोई नई चीज़ बन जाएगी। नहीं, इसके पीछे हजारों कारक होते हैं, हजारों कारक। नॉर्मली तुमने सुने हैं ताप दाब उत्प्रेरक, ये सब सुने होते हैं, लेकिन और भी इसके अंदर के कारण होते हैं कि आपस में ये बंध कैसे टूटे होंगे, दूसरा बंध कैसे बना होगा, फिर दूसरे से वो दूसरे वाले का कैसे टूटा होगा, वो आपस में कैसे क्रिया कर रही होगी उनमें।
क्या इसकी सांद्रता होती है, सांद्रता में ज़्यादा अभिक्रिया होगी या पतलेपन में ज़्यादा अभिक्रिया होगी, कौन कौन से कारक उसे सही तरीके से प्रभावित करेंगे, कौन से कारक उसे नहीं करेंगे, कब अभिक्रिया रुक जाएगी, कब अभिक्रिया चलती रहेगी, सब कुछ अभिक्रिया के गति से संबंधित है। अभिक्रिया की गति ना तुम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई एक मशीन है, उसमें तुमने कोई ऊपर से प्रोडक्ट डाला और वो उसे जल्दी से 10 मिनट में तैयार करके दे देती है। कोई ऐसी है जो कि उसे घंटों लगा रही है उसी चीज़ को बनाने में। तो होता क्या है कि हर किसी मशीन की गति, हर किसी की अभिक्रिया की गति अलग अलग होती है, सेम अभिक्रियाएँ नहीं होती हैं। कुछ अभिक्रियाएँ तो ऐसी होती हैं कि आज तुमने करनी स्टार्ट करनी ना 4-5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1-1 साल बाद होती हैं। कुछ अभिक्रियाएँ हाथ के हाथ हो जाती हैं, कुछ अभिक्रिया कुछ टाइम बाद होती हैं, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। इसलिए यही कारण होता है कि जब कोई वैज्ञानिक प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं ना, तो करने के बाद में वो कई साल तक इंतजार करते हैं कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। तो ये सब वही इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया चलती है, कब स्पीड से चलेगी, कब धीरे चलेगी, कब उसकी सांद्रता से प्रभाव पड़ेगा, कब नहीं पड़ेगा, कब उत्प्रेरक से प्रभाव पड़ेगा, कब नहीं पड़ेगा, वो सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसी में ही आधी अभिक्रिया जब संपन्न हो जाती है तो अर्धायु कहते हैं, पूरी अभिक्रिया जब संपन्न हो जाती है तो पूर्ण आयु कहते हैं। तो अर्धायु पूर्ण आयु वाले लॉग वाले सवाल भी आएंगे, तो इस चैप्टर में फिर दोबारा से लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, लॉग और एंटी लॉग दोनों की। तो अभी तो फिलहाल हम इसे पढ़ लेते हैं। हेडिंग है अभिक्रिया का वेग। अब अभिक्रिया का वेग छोड़ो और नॉर्मल वेग की परिभाषा कौन बताने वाला है? जो नॉर्मल अब तक तुमने फर्स्ट ईयर में कहीं भी वेग सुना होगा, ताप में, विस्थापन। देखो अभिक्रिया का जो वेग है नॉर्मली अभिक्रिया नहीं, जो वैसे वेग होता है, विस्थापन में परिवर्तन होता है। जब कोई भी चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती है तो उसके विस्थापन में परिवर्तन होता है, स्थिति चेंज होती है, विस्थापन में परिवर्तन होता है। अभिक्रिया है हमारे पास, हम उसमें या तो कोई चीज़ डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं। नॉर्मली हम डालते हैं, जैसे नमक है, वो कोई पानी है, हम उसमें नमक चीनी वगैरह को डाल सकते हैं। किस चीज़ में परिवर्तन होगा? विलयन जो बन रहा है, अगर हम चीनी डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं, सोचो हम चीनी डाल रहे हैं या पानी डाल रहे हैं, तो किस चीज़ में परिवर्तन होगा? विलयन की सांद्रता में। समझ गए? हमेशा विलयन की सांद्रता बदलेगी, इसके अलावा तो कुछ बदल ही नहीं सकता। या तो वो पतला होगा या गाढ़ा होगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो हाँ, विलयन की सांद्रता में परिवर्तन होगा। अब सांद्रता में परिवर्तन होगा तो वो होगा क्या? अपना आपको समय नहीं लगेगा उसमें, थोड़ा बहुत तो जरूर लगेगा, ठीक है जी, थोड़ा बहुत तो जरूर लगेगा, क्या कुछ भी लगे। तो क्या होगा? ऊपर आ जाए सांद्रता, और सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ? समय के साथ। तो सांद्रता में परिवर्तन को फिर अभिक्रिया का वेग कहते हैं या अभिक्रिया की दर कहते हैं, एक ही बात होती है। समझ में आता है? विस्थापन परिवर्तन की समय दर को अभिक्रिया किसका नॉर्मली वेग कहते हैं, हम कहेंगे सांद्रता परिवर्तन की समय दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब समस्या ये आती है कि सांद्रता किसकी परिवर्तन होगी भाई? इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, किसकी होगी? ये और ये तो एक ही बात है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, किसकी सांद्रता बदलेगी? हाँ जी, कोई मशीन है नहीं जो प्रोडक्ट बना रही है, कुछ भी बना रही है, हमने ऊपर से उसमें पानी डाल दिया, नीचे वाले पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अरे कोई आटा ही है, आटा बन रहा है, आटा बन रहा है मशीन में, अब हमने ऊपर से उसमें नॉर्मली गेहूँ चल रहे थे, हमने उसमें चावल और डाल दिए, तो नीचे जो आटा बन रहा था उस पर फर्क पड़ेगा? कुछ रंग बदलेगा या कुछ और होगा? ना होगा, कुछ तो चेंज होगा, चेंज होगा। अगर हम इसमें परिवर्तन करेंगे ना तो इसमें भी उतना ही परिवर्तन होता है जितना इसमें होता है, सेम रहती है। तो सांद्रता अगर तुम इसमें परिवर्तन करोगे तो उसमें ही परिवर्तन होगा, और जितना करोगे उतना ही होगा। अब अगर सोचो तुमने बीच में 10 किलो चावल और डाल दिए, तो नीचे ये मत सोचना कि 5 किलो आटा आएगा, जो वृद्धि होगी वो 10 किलो की ही होगी। भले से वो रूप बदल जाए, उसका रंग बदल जाए, रंग रूप बदल जाता है तभी रासायनिक अभिक्रिया होती है, वरना अगर नॉर्मली वो उसका सब कुछ सेम रहे ना तो वो फिजिकल अभिक्रिया होती है, मतलब भौतिक परिवर्तन होता है। अब फिर काम की बात सुनो जरा इधर, इसमें फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे हम कि भाई परिवर्तन जो है वो तुम चाहे इसमें कर दो या इसमें कर दो, समय के साथ ही होता है। बस तो अभिकारक हो या उत्पाद हो, उत्पाद दोनों की सांद्रता में परिवर्तन किसी में भी हो जाए
कि समय दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब सही से परिभाषा सुनो क्या बनेगी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन की समय दर को, सांद्रता परिवर्तन की समय दर को उस अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। सही परिभाषा है ये। बताओ कौन बता रहा है। देखेंगे इसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की समय दर को समय दर को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। समय अंतराल या समय एक ही बात होती है। एक मिनट सुन लो जरा। अभिक्रिया का वेग या दर को हम नॉर्मली आर से प्रदर्शित कर देते हैं क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो। अब अरे पहले काम की बात सुन लो, बाद में उतारते रहना। हम लिखेंगे देखो, यदि कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है या निम्न प्रकार संपन्न होती है, क्या होती है कि ए से बी बन रहा है। जब ए से बी बन रहा है तो अभिक्रिया का वेग कैसे निकलेगा। अभिक्रिया का वेग या दर कह सकते हैं हम। अब हम अभिकारक से निकाल दें तो अभिकारक है ए और ए की सांद्रता को दर्शाया जाता है ब्रैकेट लगा के, तो इसका मतलब है ए की सांद्रता और नीचे आ गया समय। हाँ, या हम दूसरा भी लिख सकते हैं, ये लिख दो अभिक्रिया कौन बता रहा है भाई। मात्रक सांद्रता परिवर्तन की समय दर, इसका मात्रक बताना है। किलोग्राम में नापी जाती है सांद्रता। पर सेकंड भी है, किलोग्राम पर सेकंड। अभिक्रिया का वेग, सांद्रता का मात्रक किलोग्राम नहीं होता है। 9 प्रकार की सांद्रता, मोल होता है। मोल जो होती है वो पदार्थ की मात्रा होती है, ना कि सांद्रता की मात्रा। पूरा बताओ क्या बनेगा। लीटर प्रति, तुम्हारा बिलियन वाला चैप्टर अभी खत्म हुआ। 9 प्रकार की सांद्रता लिखवाई थी, उसमें से एक टॉपिक सांद्रता भी था। ना हम तो बताए देंगे हम किस लिए बैठे हैं, लेकिन तुम लोग क्या करना हो। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हमने सांद्रता पहले पढ़ लगी है, मेरे बताने पर डिपेंड नहीं करता है। सांद्रता चैप्टर नंबर 2 4 पे जो बात देख लो, परिभाषा लिखी हुई होगी। तुम्हें तो यही ना पता कि हमारे पास है क्या, अपनी पावर का खुद ही नहीं पता लोगों को।
L/G पर S। हाँ जी, सारे खत्म चल रहे हैं यार। वो ऊपर सांद्रता का मात्रा लगाना था, नीचे समय लगाना था यार। हाँ जी मोहसिन, बीमा कितनी बनेगी? ग्राम में नापी क्या? ग्राम पर लीटर 9 प्रकार की सांद्रताएं हैं। अगर कोई ग्राम पर लीटर लिखना चाहेगा, पहली बात तो जो मोलरता होती है ना, वो भी सांद्रता ही होती है, हमने मोलरता के रूप में लिखा है। और अगर कोई मोल नहीं लिखेगा तो या करके ये भी आ जाएगा। फिलहाल मोल पर लीटर आती है सांद्रता नॉर्मली जो होती है। हाँ, ग्राम पर लीटर नहीं खड़ा है कोई? देखो, अगर अभिक्रिया वेग को दर्शाना हो किस चीज़ से दर्शाते हैं तो इंग्लिश में होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट माने चूहा नहीं होता है, कभी तुम सोचो, RATE होता है रेट, किस चीज़ के जो दाम होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ये सिंपल चैप्टर है, भारी चैप्टर नहीं है। जिसे वेग विस्थापन वगैरह सब आता है ना, सेम उसी से मिलता जुलता है। अभिक्रिया की स्टाइक्योमेट्री, स्टाइक्योमिति भी कहते हैं। जैसे त्रिकोणमिति होता है तो उसे इंग्लिश में त्रिकोण वो कहते हैं टिग्नोमेट्री कहते हैं, ऐसे ही स्टाइक्योमिति होता है स्टाइक्योमेट्री कहते हैं। हमने इंग्लिश वाला नाम हिंदी में लिखा है। अभिक्रिया की स्टाइक्योमिति है, देखो इसमें लिखेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया पहले ये उतारेंगे अभिक्रिया की स्टाइक्योमिति में। ये क्या है, ये ए से बी बन रहा है तो ए की सांद्रता ए का वेग जो वो धनात्मक लेंगे, बी का वेग जो वो ऋणात्मक लेंगे। सॉरी, ए का वेग जो ऋणात्मक और बी का वेग जो वो धनात्मक। और ये जो ये उदाहरण है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो भाई और भी थोड़े नए नए उदाहरण जैसे उसमें आ जाएंगे तुम्हारे एग्जाम में, तो तुम कैसे करोगे? ये कोई अभिक्रिया है, तो जब हम इस अभिक्रिया की स्टाइक्योमेट्री लिखेंगे तो वेग लिखा जाएगा या दर लिखी जाएगी और वो होगा ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा।
ये भी कर लोगे साथ में, इसे घर से कर लेना। इन सब के स्टाइल में तो लिखनी है, घर से कर लियो। घर में रुकन देते हैं, अरे घर में घुसन न दे रहे हो आजकल। कल बैग नियम होगा तुम्हारा।